सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमस्कार बच्चों, मैं ब्रजेश कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज रहीम नगर परियाना लखनऊ। बच्चों, आज मैं कक्षा 11 की गणित के प्रथम अध्याय समुच्चय के भाग 2 को लेकर प्रस्तुत हूँ। इस कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, समुच्चय के भाग 1 में हमने जाना था कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय को निरूपित कैसे करते हैं। उसके निरूपण की हमने 2 विधियां बताई थीं। एक विधि बताई थी मैंने रोस्टर विधि या सारणीबद्ध रूप, और दूसरा बताया था समुच्चय निर्माण रूप। इन 2 विधियों से हम समुच्चय को लिखते हैं या निरूपित करते हैं। उसके बाद हमने समुच्चय के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा की थी। पहला था रिक्त समुच्चय, उसके बारे में हमने बताया था ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, और उस रिक्त समुच्चय को फाई से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद मैंने बताया था एकल समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, उसे एकल समुच्चय कहते हैं। मैंने बताया था परिमित और अपरिमित समुच्चय के बारे में। परिमित समुच्चय वो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, वो या ना हो संख्या यानी कि फाई हो, तो वो हमारा परिमित समुच्चय होता है। और जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है, वो अपरिमित समुच्चय होता है। इसके बाद मैंने बताया था आपको समान समुच्चय के बारे में। 2 समुच्चय ए और बी समान होंगे यदि उनमें तथ्यथा समान अवयव हों, यानी कि जो अवयव ए में हो वही अवयव बी में हो, तो समान समुच्चय कहलाते हैं। और हमने भाग 1 में बताया था आपको उप समुच्चय तथा अधिसमुच्चय के बारे में। उप समुच्चय के बारे में मैंने बताया था कि यदि ए और बी 2 समुच्चय हैं, ए और बी, और ए का प्रत्येक अवयव बी में है, ए का प्रत्येक अवयव बी में है, तो ए जो है वो बी का सबसेट होगा या उप समुच्चय होगा। आज अभी हम उप समुच्चय के बारे में कुछ और भी यहाँ आवश्यकता पड़ेगी निकालने की, तो सीख जाएंगे कि उप समुच्चय कैसे निकालते हैं। वैसे हमने काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज उस पर उप समुच्चय के बारे में कर ली थी पहले भाग में। आज हम जो द्वितीय भाग है हमारा भाग 2 समुच्चय का, उसमें हम पढ़ेंगे घात समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, वेन आरेख, समुच्चयों का सम्मिलन, सम्मिलन की संक्रिया के गुणधर्म और असंयुक्त समुच्चय। इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। घात समुच्चय किसी समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पी ए से निरूपित करते हैं। यानी कोई समुच्चय है और उसके जितने उप समुच्चय हैं वो हम बना लें और उनका एक संग्रह कर लें, उनका एक सेट बना लें, तो हमें घात समुच्चय प्राप्त हो जाएगा। एक प्रश्न के माध्यम से हम सीखते हैं। यह है यदि a = 1 2 3 तो घात समुच्चय पी ए ज्ञात कीजिए। तो घात समुच्चय के लिए हमें क्या करना होगा कि पहले इसके हमें a जो हमारा सेट है 1 2 3, इसके उप समुच्चय मुझे निकालने होंगे। तो उप समुच्चय क्या होंगे? एक तो होगा हमारा फाई, जो सभी का उप समुच्चय होता सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। फिर एक एक एलिमेंट ले लें हम, 1 2 3, और फिर हम 2 एलिमेंट ले लें, 1 और 2, ये भी उप समुच्चय हो जाएगा। फिर हम 2 और 3 ले लें, ये भी एक समुच्चय हो जाएगा। और उप समुच्चय, और 1 और 3 ले लें, ये भी एक उप समुच्चय हो जाएगा।
फिर हमने बताया था कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, इसलिए हम 1, 2 और 3 ले लें, ये भी स्वयं का उपसमुच्चय हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने उपसमुच्चय इस समुच्चय ए के लिख लिए। अब इनका हम संग्रह कर लें, एक सेट के रूप में, एक समुच्चय के रूप में लिख दें, तो हमें घात समुच्चय पी ए प्राप्त हो जाएगा। तो पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा, एक मंझला ब्रैकेट लगा देंगे और उसके अंदर ये सारे उप समुच्चय हम लिख देंगे। 5, 1, 2, 3, फिर 1, 2, 2, 3, फिर 1, 3 और 1, 2, 3 और ये फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये हमें पी ए घात समुच्चय प्राप्त हो जाएगा। यानी कि किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों को हम संग्रह कर दें, एक समुच्चय के रूप में लिख दें, तो घात समुच्चय मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पर ए में हमारे पास 3 अवयव थे और पी ए में कितने मिल गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ए में 3 अवयव थे और पी ए में मिले मुझे 8 अवयव, यानी कि 8 अवयव मिले और 8 होता है हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 की घात 3। अगर 3 अवयव हैं ए में तो पी ए में हमें मिले 2 की घात 3 अवयव। अगर 4 अवयव होते तो 2 की घात 4 अवयव मिलते, 5 अवयव होते तो हमें पी ए में 2 की घात 5 अवयव प्राप्त होते, और अगर ए में n अवयव हैं तो पी ए में हमारे 2 की घात n अवयव प्राप्त होंगे। तो यह है हमारा घात समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय आधारभूत समुच्चयों को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। जो बेसिक हमारा सेट है, जो आधारभूत हमारा समुच्चय है, उसी को हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। इसे प्रतीक U से निरूपित करते हैं। एक एग्जाम्पल लें, अगर हमें मानव जनसंख्या का अध्ययन करना है तो हमें क्या चाहिए? पूरे विश्व की जनसंख्या चाहिए। अगर हमारे पास पूरे विश्व की जनसंख्या है तो हम उसमें से हम अध्ययन कर सकते हैं कि इसमें कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं। ऐसे जो भी हमें आंकड़े प्राप्त करना है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हमें मानव जनसंख्या का अध्ययन करना तो हमें विश्व की जनसंख्या चाहिए। तो जो विश्व की जनसंख्या है वो मानव की जनसंख्या के लिए क्या हो जाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। इसी तरह से गणित में जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है R, ये एक सार्वत्रिक समुच्चय है। वास्तविक संख्या में सभी आ जाएंगी, चाहे वो धन पूर्णांक हो, चाहे ऋण पूर्णांक हो, चाहे शून्य हो, चाहे दशमलव वाली संख्याएं हों, चाहे वो भिन्न वाली संख्याएं हों, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आती हैं। तो अगर हम पूर्णांकों का समुच्चय Z ले लें तो Z के लिए जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R है वो सार्वत्रिक समुच्चय होगा, या परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q भी पूर्णांकों के समुच्चय Z के लिए एक सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है। तो समझ में आ गया कि आधारभूत समुच्चय वो है जो मूल होता है, एक बड़ा समुच्चय होता है और उसके छोटे छोटे समुच्चय बनाए जा सकते हैं। एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं कि सार्वत्रिक समुच्चय हम कैसे प्राप्त करेंगे। एक समुच्चय है A = 135, B = 246 और C = 0, 2, 4, 6, 8। ये 3 समुच्चय दिए हैं और समुच्चय A, B तथा C के लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा? समुच्चय A, B, C के लिए सार्वत्रिक समुच्चय हमें निकालना है। तो सार्वत्रिक समुच्चय वो होगा जिसमें A, B और C के सारे एलिमेंट, सारे अवयव हों। तो सार्वत्रिक समुच्चय हमारा U बराबर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए यहाँ 0 आ गया, इससे 1 इसका आ गया, 2 आ गया यहाँ पर, और इसका 3 आ गया, 2 इसका भी आ गया, 4 आ गया, देखिए यहाँ का दोनों जगह का, यहाँ पर 5 इसमें है, यहाँ आ चुका 5,
फिर 6 इसमें है 6 आ गया, 8 आ गया, 7 ज़्यादा हो सकते हैं सार्वत्रिक समुच्चय में, आप 9 और 10 लिख सकते हो या और भी संख्याएं लिख सकते हो। तो U सार्वत्रिक समुच्चय है। बस ये है कि इसमें ये A, B और C के तीनों के अवयव आ जाने चाहिए, इनका कोई अवयव छूटे नहीं, तो ये हमारा सार्वत्रिक समुच्चय होगा। अधिक संख्याएं U में हो सकती हैं। तो यह है सार्वत्रिक समुच्चय, यानी कि जो आधारभूत समुच्चय है उसको हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। वेन आरेख, समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंधों को आरेखों द्वारा निरूपित किया जाता है। समुच्चयों के जो बीच में संबंध होते हैं उनको हम आरेखों द्वारा भी हम निरूपित कर सकते हैं और इन्हें हम कहते हैं वेन आरेख। आरेख द्वारा अगर समुच्चयों के संबंध को हम निरूपित करते हैं तो वो वेन आरेख कहलाते हैं। एक प्रश्न के माध्यम से हम वेन आरेख को समझेंगे। बच्चों, एक प्रश्न दिया है, सार्वत्रिक समुच्चय U = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर 10 तक की हमें प्राकृत संख्याएं दी हैं और एक समुच्चय उप समुच्चय दिया हुआ है A = 2 4 6 8 10 और इसको इस सब सार्वत्रिक समुच्चय U और उप समुच्चय A को वेन आरेख के माध्यम से हमें प्रदर्शित करना है। तो जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है उसको हम एक आयत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा हो गया सार्वत्रिक समुच्चय और यहां पर हम लिखेंगे U। और जो उप समुच्चय होते हैं उनको हम एक गोले में या वृत्त में हम उनको प्रदर्शित करते हैं। वृत्त के अंदर ऐसे ये एक वृत्त बना लिया इसी के अंदर और ये है हमारा A उप समुच्चय। अब उप समुच्चय A में हमारे एलिमेंट है 2 4 6 8 10, यहां हमने लिख दिया 2 4 6 8 और 10। ये A हो गया। U के जो बाकी एलिमेंट हैं यहां पर 2 4 6 8 10 तो यहां आ गया, बाकी जैसे 1 ये बाहर रहेगा, 2 अंदर है, 3 ये बाहर रहेगा, 4 आ गया, 5 नहीं आया, 5 यहां बाहर रहेगा, 6 आ गया है, 7 नहीं आया, 7 बाहर रहेगा, 8 आ गया है, 9 नहीं आया है, 9 ये बाहर दर्शा देंगे। तो जो हमारा उप समुच्चय A है उसको हमने वृत्त में दिखाया है और उसके एलिमेंट लिख दिया हमने 2 4 6 8 10 और जो बाकी अवयव थे U के वो सब इस वृत्त के बाहर प्रदर्शित कर दिए। तो ये जो है हमारा कहलाएगा वेन आरेख। ये वेन आरेख है। अभी हम आगे के प्रश्नों में वेन आरेख को विस्तृत से समझेंगे। समुच्चयों का सम्मिलन, दो समुच्चयों A तथा B का सम्मिलन समुच्चय A यूनियन B इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A या X बिलोंग्स टू B होता है। अगर A और B दो समुच्चय दिए हुए हैं तो उनका जो यूनियन होगा, उनका जो सम्मिलन होगा A यूनियन B, उसमें वो एलिमेंट आएंगे जो या तो A में है या B में है। A में है तब भी उसके A यूनियन B में आएंगे और अगर B में एलिमेंट है वो तो उसको वो भी A यूनियन B में लिखा जाएगा। कोई अवयव रिपीट नहीं होगा, दोबारा नहीं लिखा जाएगा। मान लो A में कोई अवयव आया, वही अवयव B में भी आया तो उसको केवल एक बार लिखेंगे। एक वेन आरेख से हम A यूनियन B को प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा समुच्चय A है और ये समुच्चय B है। दोनों समुच्चयों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो जो बीच में है, ये जो पोर्शन आ रहा है यहाँ पर एक बार हम ये कॉमन एलिमेंट इसमें लिख देंगे। बाकी जो B के अवयव बचे होंगे वो यहाँ B में आ जाएंगे, जो A के अवयव होंगे वो A में आ जाएंगे। और इस तरीके से हम इसको जो कलर्ड पोर्शन है, ये कलर्ड पोर्शन हमारा A यूनियन B है, यानी इसमें A के सारे एलिमेंट भी हैं और B के भी सारे एलिमेंट हैं। तो ये हमारा A यूनियन B होगा। एक न्यूमेरिकल के द्वारा इसको समझते हैं। एक ये प्रश्न है, समुच्चय A = 1 2 3 4 तथा B = 3 4 5 6, तो A यूनियन B ज्ञात कीजिए। अब A यूनियन B इज इक्वल टू हो जाएगा
ए के एलिमेंट है हमारे 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट है 3 4 5 6। तो बी का 3 पहले आ चुका है, 4 आ चुका है, इसलिए इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। अब हमारा बचा 5 और 6, ये लिख दिया। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। अगर इसको हम वेन डायग्राम से प्रदर्शित करना चाहें तो ये हो गया हमारा यू और ये हमारा ए, ये बी। तो ए के एलिमेंट हैं 1 2 3 4। अब देखिए 3 4 कॉमन है, तो 3 4 यहाँ पर बीच में आ जाएगा, 1 और 2 ए में होगा और 3 4 5 6। अब देखिए ए के एलिमेंट 1 2 3 4 1 2 3 4, बी के एलिमेंट 3 4 5 6 वो बी में आ रहे हैं। जो कॉमन थे उसको देखिए हमने बीच में दिखा दिया। तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। ये जो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा है हमारा ए यूनियन बी है, ये सब पूरा ए यूनियन बी। सम्मिलन की संक्रिया के कुछ गुणधर्म, कुछ प्रॉपर्टीज हैं सम्मिलन की संक्रिया के। पहली प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये क्रम विनिमय नियम कहलाता है, यानी चाहे हम ए और बी का यूनियन निकालें उसमें भी हमारा ए का एलिमेंट सारे आएंगे और बी के एलिमेंट सारे आएंगे। बी यूनियन ए निकालेंगे तो उसमें भी बी के एलिमेंट होंगे और ए के सारे एलिमेंट होंगे। कोई एलिमेंट जो कॉमन होंगे वो दोबारा नहीं लिखे जाएंगे। तो ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन ए के, और ये कहलाता है क्रम विनिमय नियम। दूसरा नियम है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम का भी पालन ये जो समुच्चयों का सम्मिलन है ये करता है, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। यानी कि अगर हम ए और बी का पहले सम्मिलन निकाल लें, उनका पहले यूनियन निकाल लें और वो जो हमारे सेट मिले उसका हम फिर उसके साथ सी का यूनियन निकालें, फिर सी के साथ उसका सम्मिलन करें, तो वो बराबर होगा कि हम बी और सी को पहले उनका यूनियन निकालें बी यूनियन सी, और उसके बाद ए के साथ उसका सम्मिलन निकालें यानी ए यूनियन बी यूनियन सी निकालें, तो वो दोनों बराबर होंगे। ये कहलाता है साहचर्य नियम। तत्समक नियम ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। फाई हमारा रिक्त समुच्चय है, उसमें कोई अवयव नहीं है, तो जो ए के अवयव हैं वही ए यूनियन फाई में आएंगे और वो ए के अवयव हैं, तो इसलिए वो समुच्चय ए के बराबर होगा, और ये कहलाता है हमारा तत्समक नियम। चौथा है वर्गसम नियम। ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। कोई समुच्चय ए है और उसका उसी के साथ यूनियन निकालें, तो जो एलिमेंट ए में हैं वही एलिमेंट ए यूनियन ए में आएंगे, यानी कि वो ए के ही बराबर रहेगा, और ये कहलाता है वर्गसम नियम। यू यूनियन ए। यू हमारा सार्वत्रिक समुच्चय है, तो सार्वत्रिक समुच्चय यू यूनियन ए, तो सार्वत्रिक समुच्चय बड़ा होता है, तो इसलिए ए के सारे अवयव यू में पहले से मौजूद होंगे, इसलिए यू यूनियन ए इज इक्वल टू यू होगा, और यह कहलाता है यू का नियम। असंयुक्त समुच्चय। दो समुच्चय ए तथा बी असंयुक्त होंगे यदि दोनों समुच्चयों में कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, कोई अवयव कॉमन नहीं है, तो दोनों समुच्चय ए और बी असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। एक उदाहरण, ए बराबर ए बी सी, बी बराबर ई एफ जी एच। देखिए ए में ए बी सी है, ये बी में कोई नहीं आया, ना ए आया, ना बी आया, ना सी आया, और बी में ई एफ जी एच है, तो ए में देखिए ना ई है, ना एफ है, ना जी एच है, तो ए का कोई अवयव बी में नहीं है, बी का कोई अवयव ए में नहीं है, तो ये दोनों असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। अगर ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी इज इक्वल टू 2 3 4 और सी इज इक्वल टू 5 6 7, तो इन तीनों में कौन से दो समुच्चय जो हैं वो असंयुक्त होंगे? ए बी सी, ए 1 2 3 है, बी 2 3 4 है और सी 5 6 7 है। अब इसमें से कौन से दो समुच्चय असंयुक्त होंगे? देखिए 1 2 3 और यह 2 3 4, तो इसका 2 3 इसमें 2 3 आ गया, तो ये दोनों ए और बी असंयुक्त नहीं हो सकते। अब अगर हम बी और सी लें
तो 2 3 4 है, इसमें 5 6 7 है, तो बी और सी ये दोनों जो हैं असंयुक्त समुच्चय हो जाएंगे। ए और सी को देखें तो 1 2 3 यहाँ 5 6 7 है, तो ए और सी भी हमारे असंयुक्त समुच्चय होंगे। ठीक, तो ये हमारे असंयुक्त समुच्चय हो जाएंगे। गृह कार्य बच्चों, गृह कार्य से पहले हम एक बार फिर से आपको इसको समराइज कर दें। पहले हमने आज बताया आपको घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है कि किसी भी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों के संग्रह को घात समुच्चय कहते हैं, इसे पीए से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हमने बताया सार्वत्रिक समुच्चय। आधारभूत समुच्चय को हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं और इसको यू से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमने आपको बताया कि समुच्चयों का सम्मिलन ए यूनियन बी क्या होता है। तो ए यूनियन बी समुच्चय ए के सारे एलिमेंट और समुच्चय बी के सारे एलिमेंट अगर एक समुच्चय में लिख दिए जाएं तो वो ए यूनियन बी के अवयव हो जाएंगे, ए यूनियन बी समुच्चय बन जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी अवयव दोबारा नहीं लिखा जाएगा। अगर ए और बी में कॉमन एलिमेंट हैं तो वो एक बार लिखे जाएंगे। फिर हमने समुच्चयों के कुछ गुणधर्म बताए और असंयुक्त समुच्चय के बारे में बताया कि दो समुच्चय असंयुक्त होंगे यदि उनमें से कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। गृह कार्य, यदि ए इज इक्वल टू 1 3 4 5 तो पी ए में कितने अवयव होंगे, इसके बारे में हमने बताया कि जो है अगर किसी में 3 अवयव हैं तो 2 की घात 3, 4 अवयव हैं तो 2 की घात 4, 5 अवयव 2 की घात 5, n अवयव हैं तो 2 की घात n अवयव पी ए में होते हैं। तो उसी पर यह निकालना है कि a इज इक्वल टू 1 3 4 5 तो पी ए में कितने अवयव होंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। इसके लिए सोचिए कि कौन सा समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय होगा। तीसरा प्रश्न है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 6, और b दूसरा समुच्चय है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 6 लेस देन x इज लेस देन 10। तो A यूनियन B ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको निर्माण रूप में है, इसको रोस्टर रूप में लिख लीजिएगा, उसके बाद में इसको जो है A यूनियन B ज्ञात करेंगे। निम्नलिखित में से संयुक्त समुच्चय छांटना है। A इज इक्वल टू 1 2 3 4, B इज इक्वल टू 2 4 5 और C इज इक्वल टू 5 6 7। तो इससे हमें असंयुक्त समुच्चय छांट करके लिखना है। प्रश्न 3 में थोड़ा सा मैं आपको हेल्प कर दूं। A इज इक्वल टू जैसे है, इसको रोस्टर रूप में अगर लिखना है, x एक प्राकृत संख्या है और 1 इज लेस देन x इज लेस देन 6, यानी x 1 x से छोटा है, यानी x 1 से बड़ी संख्या है और 6 से छोटी संख्या है या उसके बराबर संख्या। तो a में आ जाएगा हमारा 2 3 4 5 और 6, और b है हमारा 6 इज लेस देन x इज लेस देन 10, यानी x जो है 6 और 10 के बीच की संख्या, 6 से बड़ी है, यानी 7 8 और 9, 10 से छोटी और 6 से बड़ी संख्या है। तो A और B ये हैं और इनकी सहायता से हम A यूनियन B निकाल सकते हैं। प्रस्तुत अध्याय के संबंध में जो पाठ्य सामग्री है और अभ्यास कार्य है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर अथवा iOS से डाउनलोड की जा सकती है। ऐप को डाउनलोड कर इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों तथा अन्य गतिविधियों का अभ्यास करें। दीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और फिर जो हमने आज बातें बताई हैं, घात समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, समुच्चयों का सम्मिलन, असंयुक्त समुच्चय, इससे संबंधित प्रश्नों को आप उस दीक्षा ऐप से जब बुक को अपने कंटेंट को डाउनलोड करेंगे तो उस पर प्रश्न मिल जाएंगे, उनको आप हल करिए और जो अन्य गतिविधियाँ हैं उनको अभ्यास कीजिए। यदि किसी बिंदु पर आपको शंका हो रही है या कहीं पर स्पष्टता की आवश्यकता हो रही है तो अपने शिक्षक से ऑनलाइन जो आपकी क्लासेस चल रही हैं ई लर्निंग व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस में पूछकर उनका समाधान कर सकते हैं। प्रस्तुत वीडियो यूट्यूब चैनल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा पर उपलब्ध है, जिसे चैनल सब्सक्राइब करके देखा जा सकता है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तीसरे भाग में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।